So, friends, Dr. Piyush Desai is a renowned endocrinologist and a very renowned diabetologist. There are a lot of cases under him जो उन्होंने diabetes control किए. He has helped people, in treating the diabetes. So let's take him in. So he's already here with us. Yes. Yeah. Hello. Good evening, sir. Yeah, good evening. Yes, now you're audible, and very sorry for the technical issues. People were, eagerly waiting to hear from you. So, guys, मैंने brief तो कर दिया है sir को already what we are going to do today. So, just to let you people know who is with us today. So, we have Dr. Piyush Desai, who is an MD endocrinologist from Surat, and he has completed his course in diabetology and he has done his fellowship of endocrinology at Lilavati, Mumbai. He is involved in many research projects and is currently an honorary endocrinologist to the Government Medical College and New Civil Hospital, Surat. He is also attached as a faculty for diabetes educator training program. So, guys, we have such a wonderful person who is here with us, knowing diabetes is already pandemic in India before COVID, right? सो इस पे हम आज सर से काफी सारी चीजें सुनेंगे, जानेंगे, एंड हाउ दैट कैन हेल्प अस इन मैनेजिंग, कंट्रोलिंग एंड इनफैक्ट प्रिवेंटिंग डायबिटीज टू अस. सो सर, मैं पहला तो ये जानना चाहती हूँ, फॉर अ लेमन पर्सन, व्हाट इज डायबिटीज? Yeah, basically क्या है कि when we are studying any person having diabetes, many people think that it's only about sugar. Yes, that is the one factor on which हम लोग ये decide करते हैं कि this is diabetes. But the most important thing is it is not simple sugar, but the problem is metabolism. मतलब कि पेशेंट के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म में जो चेंजेस आता है because of two things, either insulin deficit और सर आपकी टूट टूट के आती है. हेलो, यस, अभी आ रहा है आवाज मेरा? यस, हेलो, यस, यस, आई कैन हियर यू. डायबिटीज में दो चीज होती है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डायबिटीज आता है, एंड वन ऑफ द पैरामीटर इज शुगर. सो हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं कि अगर फास्टिंग शुगर 126 से ज्यादा है, अगर मोर देन 126 है, और खाने के बाद का शुगर इज मोर देन 200 के ऊपर है, और 3 महीने का एवरेज शुगर HbA1c इज मोर देन 6.5, 6.5 के ऊपर है, देन वी स्टेम पर्सन हैविंग डायबिटीज. राइट. सो जो लोग डायबिटीज लेके आते हैं, ऑल दीज, डू यू ऑल्सो रिफर कि उनको इंसुलिन भी एक बार चेक करवाना चाहिए उनका? नहीं, यूजुअली क्या होता है कि इफ पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग डायबिटीज, इंसुलिन चेक करके हमें ज्यादा फायदा नहीं है. रादर जो प्री डायबिटिक है, खास करके कितने सारे ओबेसिटी वाले पेशेंट है जिनको वेट लॉस करना है, उनको एकेंथोसिस मतलब गले के आजू बाजू कालापन है, उंगलियों के आजू बाजू कालापन है, विच इज द मार्कर ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. और कभी कभार ओबेसिटी वाले यंग बच्चे आते हैं, स्पेशली इन टीनेज, जिनके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स डायबिटिक है, उसमें हम लोग इंसुलिन लेवल चेक कराते हैं, बिकॉज दे आर इन फेज ऑफ हाइपर इंसुलिनेमिया, और जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि वो कम खा के भी वेट गेन के शिकार बनते हैं. जबकि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनमें ऑलरेडी इंसुलिन कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए वैसे पेशेंट में हम लोग यूजुअली सी पेप्टाइड लेवल कराते हैं, क्योंकि इंसुलिन लेवल बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है. इसलिए अगर इंसुलिन ज्यादा नहीं है, कम है, देन वी कैन मिस द थिंग. इसलिए हम लोग उसमें सी पेप्टाइड, और वो भी जब टाइप 1 टाइप 2 में डायबिटीज करना हो तो ही करते हैं. राइट. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज आर देयर? जी, वैसे डायबिटीज को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं. वन इज पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज, जो ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द पीपल आर हैविंग, जिसमें यूजुअली इंसुलिन की मात्रा होती है पर बॉडी उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाता, और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. दूसरा होता है टाइप 1 डायबिटीज, जो खास करके यंग बच्चों में पाया जाता है, और वैसे डायबिटीज में यूजुअली इंसुलिन ही देना पड़ता है.
बिकॉज इंसुलिन उनमें 100% डेफिशिएंट होता है। और तीसरे टाइप का डायबिटीज है जिसमें हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डायबिटीज और अदर कॉजेज ऑफ डायबिटीज। फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में जो शुगर आता है वो। सेकेंडरी डायबिटीज मतलब किसी ड्रग्स की वजह से, फॉर एग्जांपल अभी कोविड का टाइम था, कोविड में बहुत सारे लोगों को स्टीरॉइड लगा, तो स्टीरॉइड की Yes. वजह से किसी को शुगर आया, या कोई क्रिटिकल इलनेस या कैंसर की कीमोथेरेपी चलती है उसमें भी कभी कभार शुगर आता है। तो बिकॉज ऑफ सेकेंडरी टू अदर कॉज अगर शुगर आता है दैट इज अंडर टाइप 3 डायबिटीज। So, जो टाइप 3 है विच इज ड्यू टू द सेकेंडरी कॉज, इसमें कितने चांसेस होते हैं कि वो उन्हें बाद में फॉर द लाइफ टाइम लग जाए, या फिर वो सर्टेन पीरियड टाइम के लिए, जैसे जेस्टेशनल है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स पोस्ट डिलीवरी आर फाइन, बट फ्यू फीमेल्स गो इन अ कंडीशन जहाँ पे उनको लाइफ लॉन्ग डायबिटीज हो जाती है। तो इसके क्या पैरामीटर्स रहेंगे? या सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खास करके चौथे पांचवें महीने के बाद बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्टेट बनता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड और रादर फीटस, नॉट चाइल्ड बट फीटस। तो फीटस को प्रॉपरली न्यूट्रिशन जाए उसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। पर उसमें जो पेशेंट का ऑलरेडी बीटा सेल कॉम्प्रोमाइज है उन्हीं लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज होगा। सो ऑब्वियसली जैसे ही डिलीवरी हो जाती है रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, वो लोग नॉन डायबिटिक तो बन जाते हैं, बट उनके बीटा सेल ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से बाय एंड ऑफ 10 years 90% ऑफ देम विल बिकम डायबिटिक। मतलब 10 में से 9 लोग जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज था अगले 10 साल में वो लोग डायबिटीज बनते ही है। इसलिए यू शुड नॉट टेक दिस लाइटली। बीटा सेल्स डिफेक्ट होने की वजह से उनके चांसेस टाइप 1 के ज्यादा होते हैं? बीटा सेल नहीं, बीटा सेल कॉम्प्रोमाइज होते हैं, बीटा सेल डेफिशिएंट नहीं हो जाते, दे हैव सम, आई मीन जो बॉडी में होना चाहिए उससे कम होते हैं। सो दे आर नॉट बीटा सेल डेफिशिएंट टोटली लाइक टाइप 1। सो वो लोग यूजुअली टाइप 2 डायबिटिक ही बनते हैं। Okay. So there are few cases I've seen they have become type 1. Maybe they had some genetic disorder. I'm not sure of that. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी आपसे. So what are the chances of having genetically transformed diabetes? या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग टाइप के डायबिटीज के हिसाब से ये डिसाइड होता है। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हो, जो रूटीन में हम लोग देखते हैं उसमें जेनेटिकली ट्रांसमिट बहुत होता है, क्योंकि अगर फादर और मदर दो में से एक आइदर ऑफ द पेरेंट इज डायबिटिक तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस 33% है। पर अगर मदर और फादर दोनों डायबिटिक है तो वो चांस 70% हो जाता है। Right. जो टाइप 1 डायबिटीज मतलब जिसमें इंसुलिन की टोटल डेफिशिएंसी होती है वो होती जेनेटिकली होती, पर वो जीन्स यूजुअली फैमिली में ट्रांसमिट नहीं होते। इसलिए टाइप 1 डायबिटिक के बच्चे टाइप 1 हो ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, ओकेजनली होता है बट दैट इज ओनली 5%, 95% इट इज नॉट ट्रांसमिसिबल। एंड जो सेकेंडरी कॉजेज में बोला किसी दवाई की वजह से होता है, इट इज नॉट एट ऑल ट्रांसमिसिबल। So basically we can take कि टाइप 2 जो नॉर्मली हर घर में देखा जाता है, लोग बड़ा इजीली लेते हैं। जेनेटिकली ट्रांसमिसिबल। बंदे को डायबिटीज होती है इंडिया में एंड दे टेक इट वेरी इजी, सो उनके चांसेस ज्यादा है कि वो पास ऑन करेंगे जेनेटिकली। या दिस इज टू बी नोटेड। आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। यस, सी डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी चीज है, हम लोग बोलते हैं कि देयर आर मल्टीपल कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज वन ऑफ द वेरी बोलते हैं कि इट्स अ प्रिवेंटेबल कॉज। यूजुअली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ शुगर, हाई शुगर, और उसके साथ बहुत सारे ऑलमोस्ट आई विल से 2/3 ऑफ द पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है जिसको हम लोग डिसलिपिडेमिया बोलते हैं। और शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों चीजें आंख के जो पर्दा है, पर्दे की छोटी छोटी खून की नलियों में ब्रेक हो जाता है और वो ब्रेक की वजह से छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं और वो स्पॉट आगे चल के ब्लीडिंग के रूप में, मतलब विट्रियस हेमरेज या रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब पर्दा अपनी जगह से हट जाता है एंड सडनली वन डे दे विल हैव लॉस ऑफ विजन। यूजुअली रेटिनोपैथी अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट में ही होता है। यूजुअली इट डिपेंड्स ऑन द लॉन्ग टर्म डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज 5 साल 10 साल हो गए देन चांसेस उससे बढ़ जाते हैं। और खास करके जिनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल है
और जिन्होंने उनको कंट्रोल नहीं किया है, उनको शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी रेटिनोपैथी का चांसेस रहता है। Okay, so these three things go together. यस। So any age group particularly जिनमें ये ज्यादा देखा जाता है? ओल्ड एज, आफ्टर 65 इट इज मोर कॉमन। Right. And how about diabetic food? डायबिटिक फूड दो तरह से होते हैं। डायबिटिक फूड में कैसा रहता है कि एक होता है हमारे नर्व्स, चेता तंतु, और उसमें डायबिटीज की वजह से होता है न्यूरोपैथी। और दूसरा रहता है कि पैर की खून की नलियां, ब्लड वेसल्स में क्लॉट होना, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज। तो डायबिटिक पेशेंट में दोनों चीजें कॉमन है। खास करके इंडिया में पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज इतना कॉमन नहीं है, हमारे यहाँ पे न्यूरोपैथी कॉमन है। तो यूजुअली क्या होता है कि डायबिटिक फुट मतलब पैर के सेंसेशन की कमी, मतलब गद्दे पे चल रहे हो ऐसा लगना, पैर में झुनझुनी होना, चींटी काट रही हो, कुछ ऐसे वॉर्म्स पैर के अंदर घूम रहे हो ऐसा फीलिंग होना, रात को सोते समय सीवियर बर्निंग पेन होना, दैट इज टिपिकल डायबिटिक न्यूरोपैथी। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग घर में चलते हैं, बाहर चलते हैं, छोटी छोटे माइक्रो ट्रॉमास होते हैं, वो उनको पता नहीं लगते, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट माइक्रो ट्रॉमा वहां पे इन्फेक्शन आ जाता है, और वो इन्फेक्शन की वजह से अगर गैंग्रीन या कुछ ऐसे सेल्यूलाइटिस मतलब पैर का पस हो, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक फुट। और अगर उसमें ब्लड सप्लाई की कमी है, देन इट में वर्सन द कंडीशन। बट फॉर्चुनेटली आर्टेरियल डिसीजेस आर लेस कॉमन इन इंडिया। Right. All right. So ये कितना रिवर्सिबल है? डायबिटिक फूड में जो सिम्टम्स है, जैसे गर्मी लगना, ठंडी लगना, चीटियां काटना, गद्दे पे चलना, वो ऑलमोस्ट 70-80% रिवर्सिबल है। पर एक बार सेंसेशन लॉस हो जाए, मतलब किसी ने छुआ पता नहीं लगा, चप्पल पैर से निकल गई, उस टाइप का अगर लॉस है, देन इट इज टोटली इरिवर्सिबल। फिर हम लोगों को पैर को प्रोटेक्ट ही करना पड़ता है विथ अ प्रॉपर कस्टमाइज फुटवेयर। उसमें हम लोग सिंपल चप्पल भी नहीं पहन सकते। इसलिए अगर हम लोग अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस करें, देन इट इज क्वाइट रिवर्सिबल, लेटर ऑन इट इज इरिवर्सिबल। राइट। सो मुझे एक और चीज ये जाननी थी, जैसे आपने कोविड के बारे में भी कहा, वी हैव सीन ये 1.5 साल में जिनको डायबिटीज था उनका कोविड केस में बहुत रिस्पॉन्स सही नहीं रहा। दे हैड वर्सन केसेस, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ लव्ड वंस ड्यू टू दिस। सो ये कोमोबिडिटीज बाकी की सारी इतनी अफेक्ट नहीं की जितने एक डायबिटिक पेशेंट वाज रियली गेटिंग वर्स। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन द टू? यस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम में मैं बताऊंगा कि जो चाइना में सबसे पहली बार कोविड का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें ये पाया गया कि जिनको शुगर और जिनको हार्ट रिलेटेड तकलीफ थी, दे वर हैविंग हाईएस्ट प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कोविड। और वही चीज ऑलमोस्ट सब कंट्रीज में, यूएस में, यूरोप में और इवन इंडिया में हमने देखी। मेन कनेक्शन ये है कि एक तो डायबिटिक पेशेंट हाइपरटेंसिव भी होते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 50% को हाइपरटेंशन रहता है। उनमें ACE2 रिसेप्टर करके एक स्पेसिफिक रिसेप्टर आता है जो हार्ट और किडनी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है, उसके थ्रू कोविड हमारे बॉडी में एंटर करता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट में ओवर एक्सप्रेस रहते हैं, और उसकी वजह से वो सीधा हार्ट को और किडनी को इफेक्ट करता है। और दूसरा, शुगर के रिलेटेड एक पाथवे रहता है, दैट इज कॉल्ड DPP4 एंजाइम। तो कोविड इज डायरेक्टली अफेक्टिंग DPP4 एंजाइम ऑल्सो। अब उसके साथ साथ एक तो वायरस डायरेक्टली अफेक्ट तो कर रहा है, और उसके सामने लड़ने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी रहती है, दैट इज आवर फर्स्ट लाइन डिफेंस एंड सेकंड लाइन डिफेंस। डायबिटिक पेशेंट में, खास करके जो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है, आवर फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस बोथ आर वीक। तो वो सीधा लंग में घुस जाता है, लंग में वहां पे बड़े फ्लफी नोडल्स बना रहता है, विच वी आर नाउ वेरी कॉमन के CT स्कैन कराए और उसमें इतना % लंग में, बट दैट इज ड्यू टू आवर रॉन्ग इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल शुगर। सो एक तो वायरस की एंट्री इजी है, और वायरस के सामने लड़ने के लिए हमारा डिफेंस भी वीक है, और उसकी वजह से दे आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एंड दैट्स व्हाई वी लॉस्ट मेनी लाइफ विद डायबिटीज। ये तो लेकिन उनका हुआ जिनको ऑलरेडी डायबिटीज थी या दे वर प्री डायबिटिक, दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ। आई हैव एनकाउंटर फ्यू पीपल जो ये कहते हैं कि कोविड हुआ उसके बाद मुझे डायबिटीज हो गई। यस, सो क्या होता है कि जो जिनको कोविड के बाद डायबिटीज हुआ, दैट इज लाइक वो जेस्टेशनल डायबिटीज टाइप के, कुछ स्ट्रेस की वजह से जो अंडरलाइंग डेफिशिएंसी थी या डिफेक्ट थी, वो बाहर एक्सप्रेस हो।
तो राइट। बेसिकली मैं ऐसा बोलूंगा कि जिनको डायबिटीज हुआ शायद उसमें से कुछ कुछ लोग रिवर्स भी हो जाते हैं, बट वो लोग 5 इयर्स में डायबिटिक बनने वाले हैं। तो दिस इज द ओके, बेस्ट टाइम कि हमें प्रिकॉशनरी। या प्रिकॉशनरी हमें डाइट एक्सरसाइज सब कुछ चालू कर देना चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बिकम परमानेंट डायबिटिक। एंड कुछ कुछ लोग राइट। परमानेंट डायबिटिक हो भी जाते हैं, जैसे मैंने बोला ना, वो डीपीपी एंजाइम के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है, इसलिए। यस, यस, राइट। सो एक और चीज सर पूछनी थी, मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स आफ्टर द लॉन्ग रन हैव किडनी इश्यूज, यू नो, वो क्रोनिक सीकेडी पेशेंट्स हो ही जाते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द किडनी फेलियर एंड द डायबिटिक? जो हम लोग मतलब जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के जो डेटाज है ऑल ओवर, कितने डायबिटिक पेशेंट है, कितने को किडनी इफेक्ट होते हैं, कितने को रहते हैं, ऑलमोस्ट 40%, मतलब इन अ लाइफ टाइम 10 में से 4 लोगों को किडनी का तकलीफ होता है। इट इज दैट कॉमन। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगेन जैसे आंख में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर एंड शुगर, ये 3 चीजें एक साथ मिलकर काम करती है, वही चीज हमारे किडनी में भी काम करती है। और उसकी वजह से क्या होता है, किडनी के अंदर का जो प्रेशर है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है वैसे किडनी के अंदर का प्रेशर है वो भी चेंज हो जाता है, एंड दैट इज कॉजिंग किडनी प्रॉब्लम, एंड ओके, यूजुअली दे में रिक्वायर डायलिसिस आल्सो लेटर इन लाइफ। अच्छा। सो ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ यू नो लॉन्ग टर्म डायबिटीज दे हैव एनकाउंटर्ड किडनी प्रॉब्लम एंड देन इट कैन लीड टू अ हार्ट इशू। यस, बिकॉज किडनी वाले जितने पेशेंट हैं हम लोग उन सबको स्क्रीन करते हैं कि उनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी साथ में है कि नहीं, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट फेलियर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं, और हार्ट अटैक आने के चांसेस ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर के जो प्रेशर है ना वो सीधा हार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज वन मैकेनिज्म कॉल्ड रास मैकेनिज्म, वो सीधा हार्ट की वॉल को थिक कर देता है और उसकी वजह से हार्ट के पंपिंग पे इफेक्ट होता है। तो यस, इट इज डायरेक्टली रिलेटिंग एंड इंक्रीजिंग हार्ट प्रॉब्लम। Yes. So a lot of long time diabetic patients जो usually you know how the mentality is, वो locally अपने जो physicians होते हैं उन्हीं से review करवा लेते हैं, dose set करवा लेते हैं, and they are okay because they don't feel anything. So in that case, I had seen one patient who came with a lot of you know HbA1c, long time 10 साल पुराना diabetes, but he did not know उनके पैर में edema था. He came for the weight loss, which was only an edema, you know, 6 kgs of weight gain in 1 month. या ऐसे लोग, बिकॉज ही वॉज एज्ड ऑल्सो, ही वॉज ऑलरेडी अ रिटायर्ड पर्सन, तो इन दोज केसेस कितने कितने महीने में उन्हें एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए फॉर ओवरव्यू? या सी बेसिकली क्या है, जब तक आपको हार्ट या किडनी की तकलीफ प्रॉपर नहीं हो तब तक आपको कार्डियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि यू हैव टू स्क्रीन योरसेल्फ फॉर बेसिक टेस्ट। इसलिए मैं बताऊंगा कि जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, फास्टिंग शुगर, पोस्टिंग शुगर और 3 महीने का एवरेज शुगर HbA1c, उसके साथ एटलीस्ट साल में एक बार यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसका टेस्ट आता है, यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। हार्ट का चेकअप मतलब एक बेसिक कार्डियोग्राम एंड 2D को, एंड आई चेकअप इज फॉर रेटिना, दैट इज कॉल्ड फंडस फोटोग्राफ। ये चीज एटलीस्ट साल में एक बार पेशेंट को करनी चाहिए, और अगर उसमें कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी हमें सिग्नल्स मिलते जो कंसर्न करे, देन वी हैव टू सी अ स्पेशलिस्ट। हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या रेटिनोलॉजिस्ट। राइट। सो ऐसा कोई आप लोग कोई पैकेज रखते हैं कि भाई इतने महीने हो गए उसके बाद आपको कंपलसरी ये स्क्रीनिंग करवा के ही आना चाहिए? यस, हम लोग यूजुअली पर ईयर हम लोग स्क्रीनिंग करते ही है, जहाँ पे हम लोग फूड चेकअप करते हैं साल में एक बार। जो हम फूड के सेंसेशन, फूड में मैंने बोला जो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के ब्लड सप्लाई प्रॉपर जाती है कि नहीं जाती है, एंड अलोंग विद दैट कार्डियक, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, और रेटिना फोटोग्राफ, दैट इज द थिंग वी चेक वंस अ ईयर। एंड राइट। अलोंग विद दैट हम लोग यूजुअली सीबीसी भी एक बार कराते हैं, क्योंकि काफी सारे डायबिटिक पेशेंट में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की वजह से हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी भी होती है, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर रेगुलर चेकअप प्लान। राइट। सो एक चीज मुझे जाननी थी, जब भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनिशियली टाइप 2, वी नॉर्मली स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन एंड थिंग्स, राइट, लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग थिंग्स, बट उनको कब कितना लेवल तक होता है तब इंसुलिन सजेस्टेबल होता है? Diabetes, just can you repeat the question?
टाइप 2 डायबिटिक्स हाँ, यूजुअली इनकाउंटर के पीछे इंसुलिन यू नो नीड, तो इंसुलिन नहीं दिया जाता, लेकिन टाइप 2 ऑल्सो बिकम्स इंसुलिन डिपेंडेंट यस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. यस सो इन यस। व्हाट टू से कि टाइप 2 को इंसुलिन लेना चाहिए? हाँ, सी बेसिकली क्या है कि अगर डायबिटीज में 3 अलग अलग टाइप की गोली आपकी एक साथ कॉम्बिनेशन में चल रही है आपके प्रिस्क्रिप्शन में, और फिर भी आपका HbA1c 9 के ऊपर है, दैट मीन्स आपको इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। अगर उसमें चौथी दवाई ऐड करने के बावजूद भी शुगर अनकंट्रोल है, मतलब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट बिकॉज कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, पर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हमें और ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है, जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा और आपकी बॉडी नहीं बना रही है। तो यूजुअली क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट में अराउंड 10 से 12 साल के बाद टाइप 2 डायबिटिक में इंसुलिन की नीड आती है, और वैसे पेशेंट को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। राइट. एंड फॉर द टाइप 1 स्पेशली जुवेनाइल ही होता है. सो इन दोज केसेस जैसे हम देखते हैं कि उनका शुगर अचानक से लो, अचानक से हाई हो जाता है. इवन पेरेंट्स आर नॉट दैट अवेयर, जी और इतने ज्यादातर यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो इतना अफोर्ड कर सके कि वो हर बारी PP2BS ले या बिफोर मील्स शुगर अपना चेक करे. सो दे डोंट हैव द रिकॉर्ड ओनली, और अचानक से बच्चे का बहुत लो होने पे वो भागते हैं, या बहुत हाई होता है, डोंट इवन रियलाइज. सो उनके लिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन इज कितना अप्रोप्रिएट? जी, मैं तो बोलूंगा कि फॉर नॉट ओनली टाइप 1, सबके लिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन इज अ नीड। क्योंकि हम लोग आजकल ऐसा बोलते हैं कि आफ्टर कोविड ग्लूकोज इज अ 5th वाइटल साइन। जैसे हम लोग पल्स चेक करते हैं, जैसे हम लोग SpO2 मतलब ऑक्सीजन चेक करते हैं, BP चेक करते हैं, शुगर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइटल साइन। और खास करके जो पेशेंट इंसुलिन के ऊपर है, जैसे कि आपने बताया टाइप 1 डायबिटिक बच्चे, उनको ग्लूकोमीटर तो घर पे होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसुलिन बाहर से देते हैं और डेली रिक्वायरमेंट चेंज होती है। हमारा बॉडी जब खुद से इंसुलिन बनाता है तब हम लोग उस बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, बट हम लोग जब बाहर से देते हैं वी हैव टू सी अनलेस एंड टिल यस. यू चेक रेगुलरली, पेशेंट ऐसे ही हाइपो और हाइपर में चले ही जाते हैं। और सेकंड थिंग कि वो ऐसे रिएक्टिवली ट्रीट करने से उनको कोई फायदा नहीं होता है, उसको रेगुलरली ट्रीट करने से ही फायदा होता है। तो अगर लो होने जैसा है तो उसको पहले से ही ट्रीट करना चाहिए, ना कि लो होने के बाद। और राइट. अगर हम लोग ग्लूकोमीटर यूज करते हैं तो हम लोग इंसुलिन का डोज बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रिवेंट दैट फ्लक्चुएशंस। Yes, and also we can save a lot of insulin also, because यस, एंड unnecessary. कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। Yes, yes, yes. What is the relation between the loss of memory and diabetes? Loss of memory and diabetes happens because of two reasons. One, very commonly in old age patient, जब अनकंट्रोल शुगर होने की वजह से उनकी जो गले की नस है, जिसको हम लोग कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन को खून पहुंचाती है, दैट हैविंग एथेरोस्क्लेरोटिक क्लॉट, मतलब कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और वो उसको ब्लॉक कर देता है, और उसकी वजह से ब्रेन तक खून नहीं पहुंचता। तो ब्रेन ब्लड कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से, ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से डीजनरेट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल एट्रोफी, और उसकी वजह से उनको भूलने की बीमारी डिमेंशिया होता है। पर एक दूसरा रीजन भी जो बहुत कॉमन है नावाडेज, बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस। कितने सारे लोग शुगर इतना चेक करते नहीं है, जैसे आपने बताया कि ग्लूकोमीटर यूज नहीं करते, उनको रिपीटेडली हाइपो होता है पर वो लोग देखते ही नहीं है, और बिकॉज ऑफ रिपीटेडली हाइपोग्लाइसेमिया उनको ये भूलने की बीमारी होती है, एंड दैट इज ऑल्सो कॉजिंग। Right. So, the people who are suffering from diabetes, उनके लिए आप क्या स्पेशल केयर और टिप्स देंगे? जो पीपल डायबिटीज से सफर हो रहे, उनको पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा, डोंट यूज द वर्ड सफर, यूज द वर्ड सफर इन हिंदी। सफर इज द वे, हम लोगों को जीना है, जिंदगी में उसके साथ जीना है। तो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस शुगर है, पर उसको अच्छे से कंट्रोल करो। ये ऐसी बीमारी है कि जो आपको नुकसान भी कर सकती है, पर ये ऐसी बीमारी जो आप कंट्रोल भी कर सकते हो। डायबिटीज को अपना कंट्रोल अपने हाथ में मत लो, आप उसको कंट्रोल करो। डायबिटीज आपको कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप रेगुलर चेकअप करते हो, रेगुलर मेडिसिन लेते हो, एंड रेगुलर कॉम्प्लिकेशन का स्क्रीन कर लेते हो, तो आप ऑलमोस्ट 70% तक के कॉम्प्लिकेशन रोक सकते हो।
70% इसलिए कि 30% इज जेनेटिक दैट वी कैन नॉट चेंज, बट 70% कॉम्प्लिकेशंस हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए रेगुलरिटी इज द मंत्रा टू हैव अ बेटर डायबिटिक लाइफ। और Yes. रेगुलरिटी में डाइट भी उतना इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज भी उतना इम्पोर्टेंट है, दवाई भी इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो ट्रायंगल को कंट्रोल करते हो देन यू आर फाइन। कभी कभार लोग दवाई एकदम रेगुलर लेते हैं पर डाइट कुछ नहीं करते। कुछ कुछ लोग डाइट ही करते हैं और कुछ नहीं करते। और कुछ कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक्सरसाइज कर लिया, 5 किलोमीटर वॉक कर लिया, मतलब मेरा डायबिटीज का मैनेजमेंट होगा। नो, ऑल 3 पैरामीटर्स आर इम्पोर्टेंट। It's a tripod. या Yes. So, the last thing that I want to know, what are the new trends in your practice? से न्यू ट्रेंड में एक है CGMS, because in last 2-3 years we have got a beautiful device that is called continuous glucose monitoring system. एक छोटा सा बटन जैसा डिवाइस होता है। यस यस यस, सॉरी आई डिडंट। I was asking for the CGMS only. Well, I was asking for glucose. या एक्चुअली छोटा सा बटन जैसा डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो हम लोग हाथ पे लगा देते हैं एंड वो उनके शरीर के साथ चिपका रहता है। इसमें छोटा सा एक सेंसर रहता है जो इंसर्ट होता है एंड दैट वी कैन कीप अप टू 14 डेज। तो 14 दिन तक उनके शुगर में कैसे अप डाउन हुआ दैट वी कैन मॉनिटर। और उसका रीडर आता है, वो रीडर से ऊपर से ही बिना ग्लूकोमीटर की तरह प्रिक किए बिना भी हम लोग उसको देख सकते हैं कि शुगर का फ्लक्चुएशन कैसे हुआ, और उसके द्वारा हम लोग शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा ना मुझे कि वो हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया, वी कैन फाइंड आउट द कॉज एंड वी कैन ट्रीट दैट। So that is new trend. And second trend is GLP-1 करके एक इंजेक्टेबल थेरापी है। That GLP-1 is a beautiful therapy क्योंकि उससे शुगर कंट्रोल होता है, उससे वेट लॉस होता है और उसके साथ साथ वो हार्ट और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। एंड इट्स अ वंस वीकली इंजेक्शन, सो इंजेक्शन का बर्डन भी नहीं रहता है। So that is nowadays trending in diabetes. Okay. So, are you referring this to your patients as well? I mean, are the people accepting this new trend? Yes, especially CGMS तो very well accepted क्योंकि उससे पेशेंट को भी रिजल्ट दिखता है, उनको चेंज दिखता है। So even they can empower because nowadays we have CGMS available for their home use also. So patient is also empowered to treat their fluctuations. CGMS will be very helpful for, I guess, juvenile patients. Yes, definitely it is a must for juvenile patient if they can afford. Right. So, sir, last quote from you to end the session, and it was really very informative. I hope everyone learned quite a lot from today. Yeah. So last quote will be why to treat diabetes. I will say why not to prevent diabetes. Because the newer trend, along with controlling diabetes, the newer trend is how we can prevent diabetes or how we can reverse diabetes. And for that I will say कि जो पहले 5 साल में जो टाइप 2 डायबिटीज है, अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली डाइट और एक्सरसाइज रेजिम को फॉलो करो तो इनिशियली यस यू मे हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, बट लेटर ऑन खास करके जो यंग पीपल है, यंग जनरेशन भी अभी बहुत सारे डायबिटिक बन रहे हैं, मैं ऐसा चाहूंगा कि वो लोग इतने अच्छे से डाइट एक्सरसाइज को फॉलो करे कि वो बिना मेडिकेशन के भी शुगर कंट्रोल करे, विच वी कॉल डायबिटीज रेमिशन। हाँ, हो सकता है वो 5 साल 10 साल हो उसके बाद आपको दवाई लेनी पड़े, बट इट्स अ यंग लाइफ विदाउट मेडिसिन एंड दैट इज द रियल बेनिफिट। So I wish to put emphasis on lifestyle modification, make this part of your life, and not only for diabetes, before you get diabetes, so that you can delay the diabetes to happen. Right. So we at Fit Mantra do a lot, and we emphasize people for diabetes remission if the pre-diabetic या initial stage पे होते हैं. Yeah. So this is one of the things that even we want people to do, because India is right now the top. We are topping the charts in terms of diabetes. बड़ा common है, मतलब अब तो लोगों को नवाई भी नहीं रही है कि किसी को डायबिटीज है तो मतलब है ही है, kind of things. Yes, sir. मतलब ऐसा कि फैमिली में एक मेंबर तो होगा कि जिनको डायबिटीज है, ऐसा होगा, इट्स दैट कॉमन। Yes. So thank you very much for your good time, sir. It was really our pleasure to host you here. And friends, आपके पास कोई भी question है, Dr. Piyush Desai is a very well-known endocrinologist and a diabetologist from Surat. He's been practicing at Majura Gate.
So you can contact him in terms, आपको कभी भी लगता है कि yes you want to review your thyroid or diabetes or any endocrine problem जो आपके hormones के problem होते हैं. So I'll also be floating his address and clinic contact number if in case anyone needs an appointment. Right. Thank you very much, sir, for your good time. Yeah. Okay. And see you soon. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you.